प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांस के एक साथ विश्लेषण को लेकर के। कार्यक्रम थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि श्रीमान की कुंडली में जो मीन राशि बन रही थी, दरअसल वो मीन नहीं वृषभ की थी, अर्थात चंद्रमा इनकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे थे। गलती से वो लिखने वाले ने मीन में चंद्रमा को बिठा दिया था। हालांकि बाकी के सारे ग्रह अवस्थाओं में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं है, बस चंद्रमा खाली सप्तम भाव में बुध के साथ उच्च के होकर के बैठे थे। आइए आज के कार्यक्रम में इनके लग्न और नवमांस को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन में शामिल करते हैं और कार्यक्रम को अंतिम हिस्से तक देखिएगा। इनके सवालों का उत्तर भी जरूर शामिल करूंगा। आइए अब आपको सीधे लग्न चार्ट में बैठे ग्रह और नवमांस में बैठे ग्रहों की स्थितियों को एक बार पहले बता देता हूं। सबसे पहले प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती थी। लग्नेश होते हैं मंगल, जाकर के बुध की राशि में बैठे थे, जो कि इनकी कुंडली में अष्टमेश भी होते हैं। आपकी कुंडली में मंगल शनि के साथ बैठे थे, जो कि एक शत्रु ग्रह होता है। इस वजह से व्यक्तित्व को वो थोड़ा कम प्रभावित करता है या व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है किसी भी चीज को पाने के लिए। दूसरी बात है कि ये कभी कभी व्यक्ति के लाभ को भी प्रभावित करता है, ये मैंने कल भी बताया था। यहाँ से ये दोनों ग्रह बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे थे, जहाँ ये माध्यमिक शिक्षा में अवरोध पैदा करने के लिए और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा में अवरोध पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। ये बात तय है। इनकी राशि वृषभ की है, तो व्यक्ति आरंभ से ही और जीवन के आरंभ से ही मेहनती होगा, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में ही चंद्रमा और बुध जैसे ग्रह बैठे हैं, इसका फल ये होगा और फलादेश ये होगा कि जहां अष्टमेश होकर के बुध जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, इस वजह से पत्नी के साथ कभी कभी दाम्पत्य में परेशानी या मतभेद आदि की स्थिति या कभी कभी विचारों का मतभेद संभव है। और हो सकता है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति कभी कभी स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहता हो, खास करके पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि सप्तम भाव में वृषभ राशि का बनना और वहां के अधिपति होते हैं शुक्र, जाकर के छठे भाव में बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी दाम्पत्य में कमजोरी देखी जाती है। लेकिन बुध और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो उसे कहीं से भी बुरे प्रभाव से वंचित ही रखेंगे, उसे अच्छे फलों को देने वाला ही बना देंगे। अब जन्म कुंडली में ये तो बात रहे लग्न की और सप्तम भाव की बात करें, क्योंकि ये इसका प्रतिबिंब था। अब चर्चा जन्म कुंडली में करते हैं धनु लग्न की, धनु राशि की, जहां द्वितीय भाव में धनु राशि का बनना, इनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के पंचम भाव में बनी। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के 12वें में बैठे और वहां से 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के सुख भाव को देखे। यहां पे वो शत्रु की राशि को देखेंगे, इस वजह से सुख में और घर से व्यक्ति को दूर रहना पड़ता है। कई बार माता और पिता के असहयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में नुकसान और कई बार व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ कमतरी से मिलता है। ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर रही या सूर्य जाकर के अष्टम में बैठे या फिर भाग्येश कमजोर हुए, तो निश्चित रूप से पिता के साथ संबंधों में कमजोरी, पिता के 100% लाभ का न मिलना और नौकरी और कैरियर आदि के लिए, व्यवसाय को खोजने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए अपने जन्मस्थान से दूर जाना पड़ता है। जैसा कि ये हैं, ये अभी फिलहाल दुबई में रह रहे हैं, मैंने कल ही बताया था। तो इनकी कुंडली में अगर विचार करिए तो दूर जाने का कारण, क्योंकि जन्म कुंडली में यहाँ पे एक शत्रु ग्रह की दृष्टि से गुरु का देखना और यहाँ पे शनि की राशि का निर्माण होना, और यहाँ के अधिपति होकर के शनि षडाष्टक में जा रहे हैं, यानी कि घर भाव का अधिपति कहाँ गया, लाभेश का संबंध, लाभ भाव के अधिपति का संबंध कहाँ से बना, सप्तम भाव से। यहाँ के अधिपति कौन बने, बुध, कन्या राशि के अधिपति बुध, वो केंद्र में आ रहे हैं और सप्तम भाव में आकर के व्यक्तित्व को देख रहे हैं, यानी कि व्यक्तित्व में ही लाभ जुड़ा है। व्यक्ति लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में अपने लाभ को ही देखना चाहता है, व्यक्तित्व में ही उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। और साथ ही साथ लाभ भाव के अधिपति जब व्यक्तित्व को देखेंगे तो व्यक्ति लालायित रहेगा लाभ पाने के लिए। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसकी जो तीव्र उत्कंठा है वो लाभ को पाने के लिए होगी। अब उसकी चर्चा कि जन्म कुंडली में लाभ में जाकर के बैठे जन्म कुंडली के सुख भाव के अधिपति, जहां से व्यक्ति के घर का विचार किया जाता है, माता पिता और सगे संबंधियों के साथ बिताए गए पल का विचार किया जाता है, इस भाव से, जहां 11 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। जब भी किसी के सवाल
इस तरीके के बनते हों कि मेरे माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, मैं जीवन में भूमि का सुख कितना ले पाऊंगा, वाहन का सुख कितना ले पाऊंगा, घर परिवार की स्थिति कैसी है, कोई मेरे पास छल कपट आदि की स्थिति कैसी है, कभी जीवन में होगी कि नहीं, तो चतुर्थ भाव को देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के अधिपति कहाँ जाकर के बैठे हैं, विचार करिए। तो यहाँ के अधिपति यहाँ बैठते तो ठीक रहता, या फिर यहाँ बैठते तो अच्छा होता, लेकिन वो बैठे कहाँ, 7 और 8 यानी कि षडाष्टक में। अपने भाव से वो छठे आठवें के संबंध में गए। इस वजह से व्यक्ति अपने जन्मस्थान से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। रोजगार प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। अपने माता पिता से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। धन कमाने के लिए उसे प्रायः अपने जन्मस्थान से दूर। अब यही बात है कि व्यक्ति जब अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है तो कभी कभी नास्तिक हो जाता है, क्योंकि अपनी जड़ें वो भूल चुका होता है। अपने वास्तविक परिस्थिति और अपने संस्कारों से वो दोहित होकर के अलग छटक करके चला जाता है, जिसके कारण ही ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। क्योंकि जब आप जड़ से जुड़े होते हैं तो आपको अपनी संस्कार और सभ्यता का भान रहता है, आभास और ज्ञान होते रहता है। लेकिन जैसे ही आप जड़ से टूट करके, अलग हट करके और उसे बिल्कुल ही छोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपके ऊपर समस्याओं का अंबार दिखना शुरू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में ऐसा भी संभव है, क्योंकि यहाँ पे शनि और मंगल दोनों जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति के पुत्र पुत्रियों से संबंध को कमजोर करने वाले और कई बार उन्हें संस्कारहीन होते भी देखा गया है। ये बात पक्की है, इसका गौर करिएगा। अपने बच्चों से तालमेल बिठा करके अच्छा रखिएगा, उन्हें संस्कार से युक्त रखिएगा, ज्ञान से युक्त रखिएगा। अपनी परंपरा का उन्हें हमेशा ज्ञान कराते रहिएगा। अपनी जड़ें जो आपने जमा रखी हैं अपने देश में, उसे बना करके रखिएगा। हालांकि आपकी कुंडली में विदेश में बसने का बहुत अच्छा योग है, ये बात पक्की है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जन्म कुंडली में यहाँ के अधिपति कुछ इस तरीके का फल कर रहे हैं कि व्यक्ति को बाहर ही रखेंगे जीवन भर, क्योंकि विदेश भाव के अधिपति की दृष्टि कहीं ना कहीं उस भाव पे पड़ रही है और गुरु 12 में जा रहे हैं, जो कहाँ के अधिपति हैं, जन्म कुंडली के पंचम भाव के और धन भाव के। तो इन दोनों भावों के अधिपति होकर के 12 में गए, ये इशारा कर रहा है कि धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। विदेश भाव का अधिपति विदेश को देखा, ये इशारा कर रहा है कि विदेश में जाकर के बस जाओ। परंतु जन्म कुंडली में धर्म भाव पे एक शुभ ग्रह की राशि का बनना, जन्म कुंडली के कर्म भाव में एक धार्मिक ग्रह के राशि का बनना, ये इस बात की ओर इशारा करता है, इस बात का दृष्टि डाल रहा है कि व्यक्ति को अपने धर्म का और अपने सदाचरण का हमेशा पालन और अपने कर्तव्य निष्ठता का हमेशा परिचय देना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार से युक्त बनाइए, नहीं तो वो जा करके अंतिम समय में आपको त्यागने वाले हो जाएंगे। ये बात पक्की है, क्योंकि जन्म कुंडली में इस भाव पे जब दो दो पापक ग्रहों की दृष्टियां होंगी तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति जब अष्टम भाव में बैठ जाते हैं और खास करके जब वो शुक्र की राशि बने, तो कई बार पत्नी चंचला मन की हो जाती हैं और अंतिम समय में हो सकता है कि उनसे भी दो चार होना पड़े। तो इस बात पे गौर करने वाली बात है कि आपको हमेशा अपने प्यार को जग जाहिर करना है, पत्नी के साथ प्रेम संबंधों को लुटाते रहना है और उनके साथ निकट ही रहना है। अपने परिवार को भरपूर वक्त देना है। कहीं ऐसा ना हो कि लाभ कमाने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे लाभ है और दो दो पापक ग्रह बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि जब आपकी कुंडली में लग्न पे पड़ेगी, जो कि उसके शत्रु की दृष्टि होगी। गौर करिएगा, आपकी कुंडली में शनि जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं और यहाँ से तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो काम में विलंब और मानसिक स्थिति को कई बार कमजोर करते हैं, क्योंकि चंद्रमा सामने बैठा है। तो शनि और चंद्रमा का जब संबंध बनेगा और खास करके चंद्रमा जो कि कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के हैं, तो ये पापक बन जाते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा तो सारी बातें स्पष्ट समझ में आएंगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ और लग्न में ही केंद्र में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। इस बात को गौर करने वाली बात है, क्योंकि शनि का भी प्रभाव रहेगा और वो शत्रु का प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ चंद्रमा की भी दृष्टि, बुध की भी दृष्टि रहेगी। तो काम में विलंब और कई बार आप अगर विचार करिए तो आपकी जन्म कुंडली के नवमांश चार्ट में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं, तो ये मन को आलस्य दे देते हैं। आप विचार करिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ का अधिपति होता है, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का। ये धर्म भाव है, ये पिता का भाव है और यहाँ के अधिपति होकर के चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं। व्यक्ति के पिता से संपूर्ण लाभ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नवमांश में ये ग्रहण में है, ये गौर करने वाली बात है। और यहाँ का अधिपति जहाँ केतु बैठा है, वो यहाँ के अधिपति को अति शत्रु की राशि में ले जा रहे हैं, जो कि पैतृक संपत्ति का भाव होता है, दूसरा भाव। तो यहाँ का अधिपति 12वें गया, कमजोर हुआ, वक्री हुआ तो पिछले भाव का फल करा
और साथ ही साथ जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति, जहां से कि पिता और पैतृक संपत्ति का, पिता से संबंधों का और पिता का विचार किया जाता है, जहां 4 नंबर लिखा है, यहां के अधिपति उच्चके हुए और जन्म कुंडली के लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क और पिता के साथ संबंधों को सुकोमलता से देने वाले और बेहतरीन संबंधों को रखने वाले होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चंद्रमा यहाँ पे ग्रहण में आ रहे हैं और द्वितीय भाव, तृतीय भाव में जा रहे हैं, ये त्रिक भाव होता है और यहाँ पे व्यक्ति को आलस्य का मालिक बना देगा। व्यक्ति का मन तो करेगा काम करने के लिए, लेकिन कई बार व्यक्ति आलस्य से युक्त जीवन जीने लगता है। इस बात पे भी गौर करने वाली बात है। तो ये आपकी कुंडली में इस तरीके से कुछ योग बन रहे थे। अब विचार करिए आपकी कुंडली में सूर्य को लेकर के चर्चा करता हूँ। तो सूर्य आपकी कुंडली में दशम स्थान के अधिपति बने, वो अष्टम में गए और वो राहु के साथ ग्रहण में है। यहाँ पे वो बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे गौर करिए आप, तो यहाँ पे सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं। अष्टम भाव से सूर्य प्रभावित होंगे पक्के तौर पे, क्योंकि वो बैठे हैं, वास्तव में वो शत्रु की राशि है, उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और वो अष्टमेश होता है। अष्टम भाव का अधिपति अगर लग्न को देखेगा तो कहीं ना कहीं रोग और व्याधि को देने वाला होगा और परेशानियों को व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ला करके खड़ा करता है। अब वहां पे अगर बात करते हैं तो यहां भी वो अष्टम भाव के अधिपति ही बनते हैं, छठे भाव के अधिपति, यानी कि यहां पे बुध की स्थिति तो कमजोर थी क्योंकि वो अष्टम भाव के अधिपति बने थे, गौर करिएगा। और यहां पे भी उनकी जो स्थिति बनी वो एक रोग भाव की बन रही है। इसलिए जन्म कुंडली में अगर कुछ विपरीत जा रहा है तो क्या, बुध। इस वजह से निरंतरता से भगवान गणेश की पूजा बनती है, क्योंकि आपके जीवन में जो अवरोध की संख्या है वो बुध ही लाते दिख रहे हैं। यहां भी वो और यहां भी वो, ये बात पक्की है। अब एक बार विचार करिए, आपकी कुंडली में सूर्य के बारे में बता रहा था मैं, तो सूर्य यहाँ पे लाभ भाव में बैठे हैं, अति विशिष्ट कारक भाव होता है, ये श्रेष्ठ है। लेकिन सूर्य का यहाँ पे निगेटिव जो फल रहेगा वो आपकी कुंडली में इस भाव पे पड़ेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे और वहां पे मंगल और बुध जैसे ग्रह 2 बैठे हैं। मंगल और बुध वृषभ राशि में बैठे हैं। शुक्र यहाँ के अधिपति होकर के व्यय में गए हैं। शुक्र 12वें भाव में जाकर के स्वतंत्र हो जाते हैं, भौतिकता से युक्त जीवन जिलाने वाले और श्रेष्ठ ऐश्वर्य को देने वाले होते हैं, लेकिन वो गुरु के साथ हैं। इस वजह से ज्ञान को कभी कभी वो लुप्त कर देते हैं और व्यक्ति सिर्फ भौतिकता से युक्त जीवन जीने वाला हो जाता है। मेहनत आदि पे भरोसा या परमात्मा पे भरोसा या कई बार तीव्र कट्टरता से धार्मिकता का पालन करने लगता है। कभी कभी पूजा करेगा तो लगातार नियमित रूप से और कभी छोड़ देगा तो बिल्कुल गायब, ये बात भी बनती है। इस वजह से और कभी कभी पेट से संबंधित समस्या दिखती है, क्योंकि 12वें में गुरु बैठे हैं ना शुक्र के साथ और वो अपनी राशि के हो रहे हैं। इस वजह से ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुक्र फिर भी आपको परेशान जरूर करेंगे। सूर्य की राशि जो बन रही है वो जन्म कुंडली में बनी अष्टम भाव की, अष्टम भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे। गौर करिएगा, यहां पे सूर्य अष्टम भाव में बैठे, ये कमजोर और नेगेटिव। वो बने कहां के अधिपति, दशम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में गए, राहु के साथ ग्रहण, ये दूसरी गलती और कमजोरी हो गई। यहां दशम भाव का अधिपति अष्टम में गया, कमजोर हुआ। साथ ही साथ वो सूर्य है तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत भी करेगा, लेकिन फिर भी वो फल करेगा, क्योंकि कई कुंडलियों पे आजमा करके ये देखा गया है। दूसरी बात कि वो राहु के साथ है। अब विचार करिए तो यहां पे सूर्य जो वृश्चिक राशि में बैठे हैं वो कहां के अधिपति हैं, अष्टम भाव के अधिपति। तो कहीं ना कहीं सूर्य यहां भी प्रभावित कर रहे थे और यहां भी प्रभावित कर रहे हैं। बुध यहां भी प्रभावित कर रहे थे, बुध यहां भी प्रभावित कर रहे हैं। तो मनाना किसको है, गणेश जी को और सूर्य को, ताकि ये विपरीत न जाएं। सूर्य को जल नियमित रूप से, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति लाभ भाव में बैठ करके जब पंचम भाव को देखेगा तो संततियों से द्रोह, विद्रोह या द्वेष पैदा करने वाला हो जाता है। अभी तो नहीं, क्योंकि बुध है ना यहाँ पे और शुभ ग्रह की राशि बनी है, मंगल बैठे हैं। मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को भी कमजोरी दे देते हैं। इसको बचा करके रखना है। आपके जीवन में लाभ को कभी भी परेशान होते मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि सूर्य यहीं बैठे हैं। हालांकि वो मृत्यु भाव के अधिपति हैं, इस वजह से थोड़े से प्रभावित भी करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक तरह से उनका नेगेटिव जो पक्ष मैं ये देख रहा हूं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव, चूंकि पुत्र और संततियों का भाव होता है, यहाँ थोड़ा सा वो प्रभाव डालेंगे और गलत डालेंगे। बाद बाकी यहाँ पे बुध और मंगल बैठे हैं, ये आपकी कुंडली के लाभ को और यश को, गौरव को और प्रतिष्ठा को और मेहनत के फल को देने वाले होंगे, क्योंकि सूर्य मित्र जो होता है मंगल, उसको देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपको टेक्निकली बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये आपकी कुंडली में अगर इस तरीके से देखें तो नवमांश में जो लग्नेश बनते हैं वो शनि बनते हैं। वो जाकर के कहाँ बैठे, जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं कर्क राशि में और लग्न को ही देख रहे हैं।
यानी कि वो बैठे तो शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं और यहाँ का अधिपति चंद्रमा जा करके बैठा है राहु के साथ। तो सप्तम भाव का अधिपति जा करके जन्म कुंडली में नवम पंचम के संबंध में है। तो सप्तम भाव का अधिपति नवम पंचम के संबंध में है और यहां पे अगर सप्तम भाव के अधिपति को देखते हैं तो कहां बैठे हैं, शुक्र जाकर के पीछे। यानी कि यहां पे सप्तम भाव का अधिपति आपके दांपत्य को थोड़ा सा कमजोर करते देखा गया है, लेकिन एक स्थिति में आने के बाद वो नवमांश कुंडली में अगर देखता हूं जहां से कि जीवन साथी का सिर्फ विचार किया जाता है, यहां पे आपकी कुंडली में सप्तमेश जो कि चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि बनी, बहुत अच्छी बात है, और लग्नेश सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को ही देख रहे हैं। उनकी तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ेगी जहां केतु बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति का लाभ थोड़ा कम मिलता है और व्यक्ति का पिता के साथ संबंध थोड़ा सा कभी कभी कमजोर होते एक अवस्था में जाने के बाद देखा गया है। कई बार माता और पिता के साथ संबंधों को कमजोर, और व्यक्ति चूंकि शनि की दृष्टि है यहाँ और केतु वहां बैठे हैं, गौर करिएगा श्रीमान, ये बात बहुत गंभीरता से लेने वाली है, क्योंकि शनि यहां बैठे हैं और ये लग्नेश होते हैं, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं और यहाँ का अधिपति स्वयं जो है वो नवम पंचम के संबंध में गया है राहु के साथ। राहु के साथ ग्रहण में होने से कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां भी होते देखी गई हैं कि उसका दैनिक लाभ जो हो वो थोड़ा प्रभावित हो, क्योंकि वो ग्रहण में है और वो पापग्रह भी बन रहा है, सप्तम भाव मारक भी होता है। तो ये कभी कभी यहाँ पे मंद दे देंगे, किसको, पार्टनर के साथ संबंधों को कमजोरी देने वाले और कई बार मति बुद्धि को भ्रमित करने वाले। और साथ ही साथ चूंकि ये मंद गति का ग्रह होता है और वो लग्न को जब देखेगा तो आपके काम में विलंब भी कई बार करते बनता है। हर एक काम जो आप प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं विलंब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का अधिपति जहां से कि डेली बेसिस का इनकम देखा जाता है, प्रतिदिन के आय को देखा जाता है, उसको ही ग्रहण लगा है। अब उस भाव लग्नेश बैठे तो सप्तम भाव में और उनकी दृष्टि पड़ी जन्म कुंडली में नवम भाव पे जहां पे केतु बैठे हैं। तो यहां चूंकि ये दान का भाव होता है जन्म कुंडली का नवा भाव, तो शनि की दृष्टि और केतु का बैठना, और यहां पे जन्म कुंडली में 6 नंबर लिखा है, तो यहां से व्यक्ति को धार्मिक तो बनाएगा क्योंकि ये बुध की राशि बनेगी। गौर से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात है ये। यहां 6 नंबर लिखा तो व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त बना देगा। अपने धार्मिक कट्टरता को ये बहुत ज्यादा उच्चिष्ट स्थिति में ले जाकर के रख देता है। व्यक्ति धार्मिक है और केतु उस धार्मिक प्रतिक्रिया को और ज्यादा वृद्धि देने वाला बन रहा है। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि के पड़ जाने से व्यक्ति जो भी धार्मिक कृत्य करेगा ना, लोग उसको हंसी का पात्र बना देते हैं और कई बार लोग उसे ढोंग समझ लेते हैं। ये आप भले न समझे या आप भले ऐसा करें ना करें, लेकिन लोगों के नजर में आप कहीं ना कहीं ढोंगी सिद्ध हो जाते हैं कि ये 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को। ये वही बात हो जाती है, क्योंकि ये वास्तव में एक गौण राशि बनी है। मकर राशि भूमि तत्व की राशि होती है, उस भाव का अधिपति जल तत्व की राशि में बैठा और वहां से तीसरी दृष्टि से केतु बैठा है जहां बुध की राशि बनी, और वो बुध जाकर के जन्म कुंडली में नवम भाव का अधिपति होकर के पंचम भाव में वृषभ राशि में बैठा, जो कि स्वयं बुद्धि भूमि तत्व की राशि होती है, वृषभ राशि, और वो बैठा भी है तो मंगल के साथ जो कि चलाने वाला है। तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि जब जन्म कुंडली के भाग्य में पड़ेगी तो भाग्य में अवरोध, भाग्य में विलंब, भाग्य में परेशानी, और कई बार उसको अवरोध देने वाला भी हो जाता है। अब आगे बढ़ता हूं तो और पता करता हूं तो यहां से 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी और शनि यहां पे अच्छे नहीं होते हैं। ध्यान से समझिए, यहां पे शनि की स्थिति जो बन रही है वो कहीं ना कहीं कमजोर वाली बन रही है, क्योंकि वो वास्तव में एक त्रिक भाव के और उनकी मूल त्रिकोण राशि यहां बनते हुए भी वो त्रिक भाव के अधिपति हो जाने के कारण कहीं ना कहीं कमजोर हुए। और वो बैठे भी हैं तो अपने भाव से षडाष्टक में, बैठे भी हैं तो शत्रु के साथ, और साथ ही साथ वो बैठे भी हैं तो बहुत अच्छे राशि में नहीं बैठे हैं, वो शत्रु में ही जा रहे हैं। तो यानी कि लग्न चार्ट में शनि की जो स्थिति बनी वो कमजोर बनी। वो लग्न को देखे, त्रिक भाव का अधिपति लग्न को देखा, 7वीं दृष्टि से जन्म कुंडली में यहां देखा, वो भी बहुत अच्छी राशि नहीं है, क्योंकि शनि के गुरु जो हैं वो बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, शत्रु ही होते हैं। और 7वीं दृष्टि के बाद 8, 9, 10, अब विचार करिए तो शनि की 10वीं दृष्टि जो यहां पड़ेगी, यहां पे कौन कौन सा ग्रह पहले बैठा हुआ है, राहु और सूर्य, और साथ ही साथ शनि की दृष्टि। तो ये भाव कहीं ना कहीं कमजोर हुआ ना, ये भाव कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, रोग, व्याधि, हाँ हालांकि आयु तो देगा क्योंकि उसकी राशि यहां बन रही है, सुखपूर्वक जीवन जीने वाला ये भाव होता है। और यहां पे शनि, राहु और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये कमजोर और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को और कई बार लंबी बीमारी को देने वाला भी हो जाएगा। इस वजह से अपने रक्त का भी जांच कभी कभी कराते रहिएगा। उस शनि की चर्चा इस कुंडली में करते हैं।
उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली में यहां बनी और 7वीं दृष्टि से यहां लग्न को देखे तो कहीं ना कहीं ये परेशानी के सबब बने और स्वास्थ्य में परेशानी करेंगे, कई बार विलंब करेंगे और व्यक्तित्व को निखार करके आने में मेहनत ज़्यादा कराना पड़ता है और करना पड़ता है। क्रेडिट कम देते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं, थकाते ज़्यादा हैं, काम से आने के बाद थकान ज़्यादा होती है, व्यक्ति करना कुछ और चाहता है लेकिन चूंकि राहु के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो मन हताश और परेशान हो जाता है, आय व्यय को लेकर के निरंतर चिंता से ग्रसित रहता है व्यक्ति। तो ये बातें बनती है। डेली बेसिस के इनकम, आज का लाभ कमा लिया, अगले लाभ के लिए फिर से चिंतित हैं और पैतृक संपत्ति का लाभ कुछ अच्छे तरीके से मिल नहीं रहा है, इस वजह से और ज़्यादा वो परेशानी का एक जो है वो दरवाज़ा खोल देता है। 10वीं दृष्टि 7 के बाद 8, 9 और 10 यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे वो नीच के हो रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली जो कि विचार कर रहे हैं आप विदेश में बसने के लिए, वो यही इशारा कर रही है, क्योंकि यहाँ भी वो स्थिति बन रही है कि विदेश में जाओ, यहाँ भी वही इशारा बन रही है कि विदेश में जाकर के बस जाओ, यहाँ भी वही इशारा बन रही है कि जन्म कुंडली में विदेश में जाकर के बस जाओ। ये 3 से 4 ग्रह और साथ ही साथ ये स्थितियां बन रही हैं कि विदेश में जाकर के सेटल हो जाओ। और ठीक वही बात यहाँ भी दिख रही है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पे चूंकि ये घर पे रहने का भाव होता है, चतुर्थ भाव, और यहाँ से जब शनि की घूम घुमा करके 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाकर के बसा देता है। ये बात है। अब गौर करिएगा, तो यहां पे जब जन्म कुंडली में शनि की नीच राशि पड़ेगी तो अग्नि से संबंधित रोग भी कई बार दे देता है। पेट से संबंधित समस्या होगी, एसिडिटी हो सकता है, जलन हो सकता है, वात और पित्त से संबंधित समस्याओं का देने वाला और उजागर करने वाला हो जाता है। आपकी कुंडली में अभी महादशा के तौर पे गुरु की महादशा चल रही है। श्रीमान आपकी कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति होकर के जाकर के वैभव में बैठे हैं, अतिशत्रु की राशि में। इस वजह से अपने दाम्पत्य को पहले सुरक्षित करने का काम करिए, अपने मति बुद्धि को कई जगहों पे भटकाने का काम बिल्कुल ना करिए, अपने चारित्रिकहीनता के दोषों पे शमन करने का प्रयास करिए और चरित्र को बचा करके निरंतर रूप से सूर्य को अर्घ दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य राहु के साथ ग्रहण में हैं और ये दशम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कई बार धार्मिकता से हीन कर देते हैं, कभी कभी अत्यंत कट्टरवादी हो जाता है व्यक्ति और कई बार तीव्र नास्तिकता को धारण करने वाला भी हो जाता है। चंद्रमा चूंकि राहु के साथ ग्रहण में है, इस वजह से भी ये परेशान करते हैं। हालांकि आप धार्मिक होंगे क्योंकि केतु यहाँ बैठा है बुध की राशि में और नवम भाव का अधिपति होकर के बुध जाकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, ये भी ठीक है, लेकिन इसको निरंतर जो है नरिश करते रहना है कि मैं कितना सही जा रहा हूं, मेरे मार्ग किसी दूसरे के मार्ग को अवरुद्ध तो नहीं कर रहे हैं, मेरे द्वारा किया गया कर्म किसी के लाभ को नुकसान में तो नहीं डाल रहा है, मेरे द्वारा किया गया कर्म किसी के व्यवसाय को, किसी के कर्म को और किसी को बुरे तरीके से प्रभावित तो नहीं कर रहा है। ये बात भी निरंतर रूप से गौर करने वाली होनी चाहिए। ये आपकी कुंडली में ये दृष्टियां थी। अब आपकी कुंडली में अगर गौर करें तो ये सब लगभग मैंने आपकी कुंडली में सब चीज़ों को बता ही दिया है लगभग, और तो बाकी कुछ बाकी रहा नहीं। लाभ हमेशा मिलेगा, यहाँ पे भी है लाभ की स्थिति बहुत अच्छी, यहाँ पे पापग्रह भी आकर के अच्छा फल करते हैं, यहाँ के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में सप्तम में आ रहे हैं। इस पे मैंने एक कार्यक्रम बना रखा था कि लाभ भाव का अधिपति यानी कि बुध बने, वो सप्तम में आकर के और लग्न को देख रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन फिर भी वो अवरोध का कारण न बने, इस वजह से गणेश जी के निरंतर मंत्रों का जप करिएगा, वो मैं आपको भेज दूंगा। प्रिय दर्शकों, ये काफ़ी गंदा हो गया है, क्या करूं, आदत से मजबूर, और ये खींचा हुआ है, सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जो सवाल पूछा था आपने, लगभग मैंने सभी सवालों का उत्तर इसमें समेटने का प्रयास किया है और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप विदेश में बस जाइए, बेहतर है। नौकरी से संबंधित सारा काम आपको मैंने बताया। टेक्निकली आप जमीन से संबंधित काम कर सकते हैं, लोहे से संबंधित ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, वाहन से संबंधित काम कर सकते हैं। पिता और पुत्र का संबंध आपकी कुंडली में मैंने चर्चा करी, वो कैसा रहने वाला है, वो उन्हीं संस्कारों को जीवंत बनाना उनके अंदर जरूरी है। पत्नी के साथ संबंधों को और ज़्यादा निकटता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है दोनों भावों में। साथ ही साथ यहाँ पे शनि बैठे हैं ना, इस वजह से। साथ ही साथ अपने मानसिक संतुलन को बिल्कुल कारगर और जिम्मेदारी से युक्त रखना है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण में है। अगर हो सके तो शिव जी की पूजा किया करिए, शिवलिंग पे प्रत्येक दिन या सोमवार के सोमवार अक्षत चढ़ाया करिए जल चढ़ाने के बाद। ये स्थितियां आपकी कुंडली में अगर वृषभ राशि बनी तो चूंकि ये 7.5 वगैरह के प्रभाव में नहीं है, फिर भी मैं समझता हूं कि आपको प्रत्येक दिन गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। और आगे ये आपकी कुंडली थी, यह है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।